हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम कैब का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपोनेंट के मॉड्यूल बी चैप्टर 13 दैट इज रिस्क रेगुलेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री विच इज़ अ वेरी टिपिकल एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज दिस एंटायर मॉड्यूल बी इज कंसर्न। ठीक है, तो रिस्क फ्रेमवर्क और रिस्क रिलेटेड जो मॉड्यूल बी में हम पढ़ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल चैप्टर है हमारा रिस्क रेगुलेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर हम बासिल के जो फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, किस तरीके से अलग अलग रिस्क को मैनेज किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस एंड प्रोसेसेस, उनको देखेंगे। राइट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर अच्छे से लगाना पड़ेगा एंड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस दैट वी हैव टू डू। तो ध्यान से इन चीज़ों को आपको सुनना पड़ेगा। राइट, सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जहाँ पर पहला पार्ट जो है बासिल अकॉर्ड्स से रिलेटेड होगा। व्हाट इज मेंट बाय बासिल अकॉर्ड्स, ये सब हम देखेंगे। और अदर एस्पेक्ट्स बाकी जो बच गए हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। कैपिटल चार्ज, जो डिफरेंट डिफरेंट रिस्क हैं उनको कवर अप करने के लिए व्हाट इज द कैपिटल चार्ज रिक्वायर्ड, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड डिफरेंट अदर सब टॉपिक्स हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बासिल अकॉर्ड से रिलेटेड हमारा जो है सबसे पहला डिस्कशन है। बट बिफोर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ये जो चैप्टर है दिस इज रिलेटेड टू रिस्क रेगुलेशंस। ठीक है, तो डिफरेंट रिस्क के बारे में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर 11 एंड 12। अब इन रिस्क को इंटरनेशनल लेवल पर महसूस किया गया था इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो उस रिस्क को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव इज टू मेंटेन कैपिटल इन फ्रंट ऑफ दैट रिस्क, बिकॉज रिस्क तो इन अनअवॉइडेबल है ना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज अनअवॉइडेबल, दैट इज वाई वी हैव टू बी रियली केयरफुली मेंटेनिंग कैपिटल। तो ये कैपिटल को कैसे कैसे मेंटेन करना है, कौन कौन से फॉर्म्स होने चाहिए, क्या किस किस तरीके से करना है, क्या परसेंटेजेस होने चाहिए, व्हाट शुड बी द बेसिस, ये सब हमारे बासेल अकॉर्ड्स में दिया हुआ है। तो ये क्या है, व्हाट इज मेंट बाय बासेल अकॉर्ड्स। बासेल इज द नेम ऑफ अ प्लेस जो कि स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर हुआ ये था कि आई थिंक अराउंड 1988 ये काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ के हमारे सेंट्रल बैंक से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आकर दे केम अप विद ऑल ऑफ द फ्रेमवर्क जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। तो अकॉर्ड्स आर द एंटायर सेट ऑफ फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क मेनली बात करते हैं कितना कितना आपको कैपिटल मेंटेन करना है, बस इससे रिलेटेड। तो इंटरनेशनली इस चीज़ को अप्लाई करके हर एक कंट्री जो भी इस पर्टिकुलर बासिल इससे रिलेटेड, एक्चुअली वी हैव अ बैंक हियर, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, एंड BCBS जो कि एक कमिटी है, बासिल कमिटी ऑन बैंकिंग सेटलमेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों के जो भी पार्ट है दे हैव टू इम्प्लीमेंट एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो व्हाट आर द गोल्स ऑफ दीज स्पेसिफिक रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ये हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। ओके, तो ये गोल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो रेगुलेशन के सबसे पहला गोल है कि इंटरेस्ट जो डिपॉजिटर्स के हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। दूसरी बात है यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि आप गाइडलाइंस जो दे रहे हैं वो रिस्क को मैनेज करने से रिलेटेड हैं। द अदर थिंग इज लेवलिंग ऑफ कंपटीशन, प्लेइंग फील्ड जो है बैंक्स के लिए वो सही होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सिस्टेमिक रिस्क है उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू बी रियली केयरफुल। सिस्टेमिक रिस्क इज पूरा, लेट्स से बैंक जो है एक पर्टिकुलर बैंक, SBI से रिलेटेड बहुत सारे एंटिटीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, बहुत सारे बैंक्स रिलेटेड है। तो जब SBI फेल होगा तो पूरे ये सारे एंटिटीज फेल होंगे। ठीक है, वेल्यूर ऑफ द होल बैंकिंग सिस्टम, इंटर हाई इंटर रिलेशंस के वजह से ये चीज़ होती है, एंड प्रमोट साउंड बिजनेस। ठीक है, तो दीज आर द मेन गोल्स। ये चीज़ें तो क्लियरली समझ में आ रही है। नो, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट कि हम ये सारे रेगुलेशंस रिस्क बेस्ड रखें। ठीक है, रिस्क यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, रिस्क को कैलकुलेट करके उसके सामने कैपिटल मेंटेन करना, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड ये रेगुलेशन रिस्क बेस्ड क्यों है, और इस तरह के रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अ फ्यू थिंग्स, गोल्स तो हमने देख लिए हैं कि क्या हमें अचीव करना है, बट इस गोल्स को अचीव करना इनका रिक्वायरमेंट क्या है।
पहली बात है कंस्ट्रेनिंग रेगुलेशंस, जो कई सारे रेगुलेशंस उनके वजह से जो बैंकिंग बिजनेस है, वेरियस अदर एक्टिविटीज है, वो सब कंस्ट्रेन हो रहे हैं। कंपटीशन जो है वो कम हो रहा है, इस वजह से डीरेगुलेट करते हुए कंपटीशन को बढ़ावा देना है हमें। नेक्स्ट थिंग इज ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इंडिया के जो रेगुलेशन है वो अलग है, बाकी कंट्रीज के रेगुलेशंस अलग है, तो इनको हार्मोनाइज करने की जरूरत है ताकि देयर इज मिनिमम लॉस। बासिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन 1974 में लाया गया था इस चीज से रिलेटेड, एंड दिस कमिटी एक्चुअली रिस्क कंट्रोल, लेवल प्लेइंग फील्ड, जो हमारे गोल्स यहाँ पर हमने लिस्ट आउट किए हैं, उनको अचीव करने से रिलेटेड ये कमिटी के रिकमेंडेशंस आए थे। वाई एम आई कॉलिंग देम रिकमेंडेशंस? बिकॉज कोई भी एनफोर्समेंट के पावर्स इस पर्टिकुलर कमिटी के पास नहीं है एट द नेशनल लेवल। लेट्स से इंडिया ऐसा एनफोर्स करे ही करे, ऐसा कोई फोर्स पावर नहीं है उसके पास। अब इसके ये जो है कमिटी वो बेस करता है ऑन अ पर्टिकुलर बैंक, जिसे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS कहा जाता है। तो ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर्स बासल स्विट्जरलैंड में है, 1930s में इस्टेब्लिश किया गया था। हांगकांग मेक्सिको सिटी में इसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बोर्ड ऑफ, इसका BIS का जो बोर्ड है उसमें कई सारे कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडेड हैं। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिसी डायरेक्शन सुपरवाइज करना BIS का मैनेजमेंट। एटलीस्ट 6 टाइम्स पर ईयर ये मीट करते हैं। दे मीट एडवाइजरी कमिटीज यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑडिट, बैंकिंग, वेरियस जो एक्टिविटीज़ है उनसे रिलेटेड। हेडक्वार्टर्स ऑफ BCBSB BIS में ही है। ठीक है, तो ये जो कमिटी है एज आई टोल्ड यू ये बेस्ड है ऑन दिस, और इसका हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पर है। इनिशियली इस कमिटी को कमिटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशंस एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस कहा जाता है। NDA G10 नाम का एक ग्रुपिंग है। ठीक है, 10 कंट्रीज, ग्लोबल कंट्रीज जो हैं वो मिलकर ये ग्रुपिंग चलाए थे, और आज के डेट में G20 है। ठीक है, तो वी हैव एन आइडिया G20 का, तो आइडिया है। तो पहले वो G10 था, उसमें जो भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे उन कंट्रीज के, दे ऑल केम अप विद दिस आइडिया। तो नीड क्या है BCBS का? ये नीड पता चला हमें 1974 में, जब ये इवेंट हम देख चुके हैं। हर्स्टेट बैंक था जर्मनी में, यहाँ पर कई सारे कंट्रीज के पैसे आए थे। इसको हमें ट्रांसफ़र करना था टू पर्टिकुलर लोकेशंस इन न्यूयॉर्क, इस बैंक को, हर्स्टेट। तो दैट डिड नॉट हैपन बिकॉज ये सारा मनी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया एंड इमीडिएटली बैंक को जो है लिक्विडेट कर दिया गया। तो ये सारा पैसा गायब भी हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो दैट वाज अ ट्रिगर कि ऐसी चीज़ें ना हो, ये एक रिस्क जो क्रिएट हो रहा है, ऐसी चीज़ें ना हो, व्हाट शुड बी डन। एंड ये पैसा लौटाने के परिस्थिति में भी नहीं थी ये बैंक या फिर कोई और एंटिटी, तो दिस वाज अ ग्रेट लॉस। स्टैंडर्ड्स यहाँ पर लेकर आए गए बासिल कॉनकॉर्ड नाम का 1975 में। इसके बाद बासिल 123 नाम के जो अकॉर्ड से उन्हें लाया गया। रोल्स क्या है रेगुलेटर्स के, उन्हें डिफाइन किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट द बासिल कमिटी को एस्टैब्लिश किया गया। 5 ग्रुप्स यहाँ पर इसमें पॉलिसी डेवलपमेंट, 5 ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़, सुपरविजन, इम्प्लीमेंटेशन, बासिल कंसल्टेटिव, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन, अकाउंटिंग, एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये सारे जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसा कि आप देख पा रहे हो उन्हें संभाल रहे थे विद रिस्पेक्ट टू दिस कमिटी। रिपोर्ट PCBS के चेयरमैन को ये बासिल कमिटी रिपोर्ट करती है। इसमें कई वर्किंग ग्रुप्स है जो टेक्निकल वर्क करती है। हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया जाता है, ब्रॉड गोल्स जिनके होते हैं। तो कमिटी जो है 4 टाइम्स एटलीस्ट मीट करती है साल में, बट BIS जो है 6 टाइम्स एटलीस्ट इसके मेंबर्स मीट करते हैं, दे मीट इन अ ईयर। अब G20 इस पूरे चीज़ का बेसिस है। ठीक है, G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 और कंट्रीज, इकोनॉमीज आई शुड से। 1999 में ट्रेड, हेल्थ, क्लाइमेट पे कोऑर्डिनेट करने के लिए ये लाया गया था, एंड ट्रेड रिलेटेड बैंकिंग बिजनेस है तो इसमें भी इनका जो है हाथ रहा है। 5th G20 समिट जो कि सियोल में हुआ था 2021 साउथ कोरिया, एक्सेप्ट किया गया बासल 3 नॉर्म्स को। इससे पहले बासल के जो बाकी नॉर्म्स है उनके जो ओरिजिन का पार्ट बना है G20। 16th मीटिंग इसके 3 ब्रॉड इंटरकनेक्टेड पिलर्स इसके थे, पीपल, प्लानट, प्रॉस्पेरिटी, एंड कंट्रीज यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा से लेके यूरोपियन यूनियन तक। देन वी हैव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड विच ऑल्सो केम अप इन दिस डायरेक्शन। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए बैंकिंग सुपरवाइजर्स का। ठीक है, अब बहुत ही क्लियरली देखिए, रेगुलेशन की बात जो है वो नेशनल लेवल पर होती है, एंड इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर सुपरविजन भी होता है बैंक्स का। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई इश्यू ना हो जिससे रेगुलेट करना पड़े और सज़ा देना पड़े बैंक्स को।
तो वो सुपरविजन के थ्रू किया जाता है, अरे ये गलत है, ऐसे करो, ये करो। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी सुपरविजन हो बैंक्स का, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन जो है दिए गए। तो व्हाट इज दिस एफएसबी? क्लोज करना है गैप्स इंटरनेशनल सुपरविजन में। कॉनकॉर्ड 1975 में लाया गया था, जिसे 1983, 1990, 92 में मॉडिफाई किया गया। सो दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करने इंटरनेशनल बैंक्स को, ये लाया गया। 96 में नॉन G10 ज्यूरिसडिक्शंस जो है कंट्रीज को भी इंक्लूड किया गया इसमें 1996 में। 1997 में 25 बेसिक प्रिंसिपल्स लाए गए, 2012 में जिन्हें 29 बना दिया गया। अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड 5 प्रिंसिपल्स लेकर आता है कोविड रिलेटेड जो इश्यूज हुए थे बैंकिंग एंड अदर सेक्टर्स में, उनको संभालने के लिए। इसमें 5 प्रिंसिपल्स क्या है? लेंडिंग क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, फंडिंग लिक्विडिटी सपोर्ट, मार्केट फंक्शनिंग, ऑपरेशनल एंड बिजनेस कंटिन्यूटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, अथॉरिटी बिजनेस कंटिन्यूटी मेजर्स वगैरह लेने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सिस्टेमिक रिस्क को संभालने से रिलेटेड भी बातें की गई हैं एट द इंटरनेशनल लेवल। सिस्टेमिक रिस्क मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर एक बैंक जो है यूएस में फेल होता है तो यूरोप में कई सारे बैंक्स फेल होंगे, अगर वो सब वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इंडिया में बैंक्स फेल होंगे, वेरियस अदर एंटिटीज़ फेल होंगे। तो कोई रेगुलेटर नहीं होगा तो कैपिटल मेंटेन नहीं होगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस वगैरह रेगुलेशन नहीं होगा, तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस वजह से ये किया जा रहा है कि सिस्टेमिक रिस्क को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू टेक द स्टेप्स। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें लीड करती हैं टू समथिंग कॉल्ड द बासेल अकॉर्ड्स। तो ये अकॉर्ड्स 3 फेजेस में जो है मॉडिफिकेशंस लाते हुए लाए गए थे। बासेल 1 अकॉर्ड जो है इनिशियल था, देन 2 एंड 3। ठीक है, तो बासेल 1 अकॉर्ड 1988 में लाया जाता है। फर्स्ट अकॉर्ड केम इन 1988 एंड 1980s में ये एक सिनेरियो देखा जा रहा था कि बैंक्स बहुत ही रिस्की बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, बट उनके पास जो उस रिस्क को कवर करने के लिए कैपिटल मेंटेन किया जा रहा है वो काफ़ी कम है। तो भाई ये सिनेरियो काफ़ी डरावना है। इंटरनेशनल रिस्क तो बढ़ रहा है लेकिन लो कैपिटल रेशियोज। बासेल कमेटी 1988 में इस चीज़ को उसने देखा एंड दे ऑलरेडी हैव सीन 1974 में चीज़ें देखी थी, हर्स्टाट रिस्क वगैरह हुआ था। तो ये जो है बासेल 1 अकॉर्ड को लेकर आया, इसे एनफोर्स किया गया 1992 में G10 के द्वारा। एंड लेटर ऑन ये इसका मेन बेसिस क्या है? मेन बेसिस है रिस्क वेटेड एसेट्स को मेंटेन करना, और वो रिस्क वेटेड एसेट्स 8% होने चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स? ठीक है, तो जो बैंक है वो कई सारे एसेट्स मेंटेन करता है एंड मोस्ट ऑफ द एसेट्स हम कह सकते हैं आर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो लेट्स से लोन डिफरेंट है, लोन 1 2 3 4 5। तो ईच एंड एवरी लोन से रिलेटेड थोड़ा रिस्क है, यानी कि यहाँ पर 20% प्रोबेबिलिटी है कि ये लोन के जो पैसे हैं 20% नहीं आएंगे, 20% कम आएंगे, यहाँ पे 10% कम आएंगे, यहाँ पर 40%, यहाँ पे ऐसे ही 50%, ऐसे ये सारे रिस्क वेट्स हैं। ठीक है, तो ये रिस्क वेट्स को एसेस करके इनका एक तरीके का एवरेज निकाल के इसके सामने कितना कैपिटल आपको मेंटेन करना है। तो लेट्स से रिस्क वेट्स को एसेस करने के बाद जो भी लोन का अमाउंट है, लेट्स से 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, ऐसे इसके 20% इस तरीके से कैलकुलेट करके ये रिस्की अमाउंट है 100 रुपीज़ की, यानी कि 20 रुपीज़ इस रिस्की अमाउंट जो वापस नहीं आएगा। तो ये सारे रिस्की अमाउंट को जोड़ने के बाद लेट्स से 100 रुपीज़ आ रहा है, तो ये 100 रुपीज़ में के सामने यू हैव टू मेंटेन सम कैपिटल एंड दैट कैपिटल का जो परसेंटेज है वो 8% दिया गया। ठीक है, 8% मीन्स 8 रुपीज़ तो आपके पास होने ही चाहिए। आपके रिस्की एसेट्स 100 रुपीज़ के आ रहे हैं तो 8 रुपीज़ तो आपके पास होने ही चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ दिस रिस्क वेटेड एसेट्स। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स का जो रेशियो एक्चुअली होता है वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से कैपिटल मेंटेन करना है ये कहा गया। आई होप द रिस्क वेटेड एसेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आगे कई बार आएगा ये। ओरिजिन बासेल 2 अकॉर्ड्स का 2004 में हुआ था। व्हाट वर द रीजंस कि इसको लाया गया? तो बासेल 1 में ये देखा गया कि रिस्क सेंसिटिव और बाकी जो चीज़ें हैं डिफ्रेंसिएशन नहीं है, हर कोई 8% मेंटेन कर रहा है, ये चीज़ देखा गया है। बट देयर नीड्स टू बी डिफ्रेंसिएशन। कोई बहुत बढ़िया ठीक बैंक है तो उतना ज़रूरत नहीं है, कोई बैंक अगर सही नहीं है तो दे हैव टू मेंटेन मोर। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन नहीं देखा गया। तो बैंक्स विथ लो एंड हाई रिस्क यूनिफॉर्म रिस्क वेट वो मेंटेन कर रहे हैं। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की गई, क्योंकि रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट रेगुलेशन जो है वो कंस्ट्रेन करता है, बट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की ज़रूरत है बैंक्स को, तो दोनों एडजस्ट किया गया। और एसेट्स को फाइनेंस करने का जो काम है
वो यहाँ पर किया जा रहा था, बट रिस्क जो है ज़्यादा हो रहा था। तो देयर वाज रिक्वायरमेंट की नया फ्रेमवर्क लाया जाए, चेंजेस किए जाए विद रिस्पेक्ट टू द बासेल अकॉर्ड्स। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल नहीं मेंटेन किए जा रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे बासेल 2 एंड 3 में कि डिफरेंट टाइप्स के कैपिटल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटल के टाइप्स क्या हो सकता है सर? कैश में मेंटेन करेंगे, जी हाँ, बट ये कैश अलग अलग जैसे आपका अकाउंट्स होते हैं ना, एक आपका होगा ये पैसे जो है जनरल ली मैं यूज़ करूँगा, ये वाले पैसे जो है अगर मुझे कोई रिक्वायरमेंट है मेजर उसके लिए यूज़ करूँगा, ये अकाउंट में पैसे मैं यूज़ करूँगा कि अगर मुझे कुछ खरीदना है मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो दैट डिफरेंशिएशन इन द कैपिटल इज़ नॉट देयर बैंक के लेवल पर। रिकग्निशन टू क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट्स ये रिक्वायर्ड था, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड रिकग्निशन, जो कि बासल 1 में उतना नहीं था। तो वो जो है चेंजेस करके बासल 1 में ऑल्दो लाया गया। बासल 1 में कैपिटल जो मेंटेन किया जा रहा है, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क तीनों से रिलेटेड है, बट ये क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क आगे जाकर आया धीरे धीरे। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क कम्प्लीटली कई जगह ये है कि नहीं इंक्लूडेड है इन बासल 1, इंक्लूड्स ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, दैट इज द थिंग। देन ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है? एक फ्रेमवर्क लेकर आना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव इनइक्वालिटी का ये सोर्स नहीं बनना चाहिए। लेट्स से एक बैंक है जो पहले जूझ रहा है और ये 8% मेंटेन करे, फिर दूसरा बैंक जो बहुत अच्छा कर रहा है 8% मेंटेन कर रहा है, तो ये तो कर लेगा, पर इसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इजंट इट? स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब बासल 3 जो है 2010 में लाया गया। तो रिक्वायरमेंट क्या थी उस समय? काफ़ी ज़्यादा लीवरेज जो था वो हो रहा था, यानी कि आप डिपॉजिट्स जो ले रहे हो, वो जितना भी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा लोन्स यहाँ पर दे देना एंड डिपॉजिट्स जो है लेना, उन दोनों का रेशियो जो है वो काफ़ी बैड चल रहा था। गवर्नेंस पुअर था, रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं था, ये सारी चीज़ें देखी गई। तो स्टेप्स क्या लिए गए? 2008 में बासल कमेटी प्रिंसिपल्स फॉर साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट सुपरविजन लेकर आई। 2009 में सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसा बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से कई सारे क्राइसिस आए। व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया। लेट्स से एक लोन है 100 रुपीज़ का, तो इसे सिक्योरिटाइज कर दिया गया बाय द बैंक कि मुझे ये लोन के पैसे आएंगे, मैं इसे सिक्योरिटीज़ इसके सामने इशू कर रहा हूँ 10 रुपीज़ का, 10 लोग खरीदेंगे उन सिक्योरिटीज़ को, तो जब लोन के पैसे प्रॉफिट आएंगे तो इनको डिविडेंड दे देंगे। अब इतने समय के लिए 100 रुपये वापस बैंक के पास आ गए, इजंट इट, जिसने ये सिक्योरिटीज़ जो बेचे। तो इस तरीके से सिक्योरिटाइजेशन एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड जो है काफ़ी चेंजेस किए गए कि इनको इनके वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं। लेट्स से वो लोन के पैसे आए ही नहीं, तो ये बैंक का तो लॉस हुआ, ये 10 लोगों का और लॉस हुआ है ना, तो काफ़ी लॉस। 2010 में ग्रुप ऑफ गवर्नर्स एंड हेड्स ऑफ सुपरविजन GHOS नाम की ये जो बॉडी है, हायर मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए ये लेकर आए। 3 पिलर्स पे बेस्ड ये है बासल 3 अकॉर्ड। ठीक है, तो बासल 2 में भी हम देखेंगे कि 3 पिलर्स हैं, बट इनको एनहांस करके बासल 3 में लाया गया। बासल 2 में क्या है? पिलर 1 में यू विल सी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो मेन थिंग हमने ये डिस्कस करने से पहले ही कहा था कि बासल सारा जो है कैपिटल मेंटेन कितना कितना करना है उससे रिलेटेड है। द अदर पिलर इज सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, सुपरविजन को बेटर करने से रिलेटेड। थर्ड है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर यानी कि बैंक्स को थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो देना होगा ना कि क्या क्या चल रहा है, उसके हिसाब से ही उन्हें सुपरवाइज किया जा सकता है, कैपिटल मेंटेनेंस कैसा है और कैपिटल रिस्क कितना है, कैपिटल उसके सामने मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, ये सब। अब बासल 3 में ये तीनों चीज़ों को एनहांस किया गया। ठीक है, एनहांस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एनहांस्ड सुपरवाइजरी रिव्यू एंड एनहांस्ड डिस्क्लोजर, ये सब। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, ये बासल 1 में अगर हम देखें, ये एक कंपैरिजन हमने कर लिया तीनों बासल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एट द माइक्रो लेवल। अब सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं, एसेट्स जो है यहाँ पर बासल 1 में 5 बकेट्स में क्लासीफाई किए गए कि ईच एसेट के साथ क्या रिस्क है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स है इनके साथ क्या रिस्क होगा? ऑलमोस्ट जीरो, तो 0% रिस्क। बट बैंक डेट में 20% रिस्क होगा। ठीक है, पैरामीटर्स यहाँ पर क्या है? काउंटर पार्टी, कोलेटरल, मैच्योरिटी, इनके बेसिस पर 5 बकेट्स। 5 बकेट्स क्या है? 0%, 10, 20, 50 एंड 100% रिस्क के जो एसेट्स है उन्हें क्लासीफाई किया गया। अब ये सारे कंट्रीज़ के इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह में अप्लाई कर दिया गया। नो कैपिटल मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें हम देख रहे हैं तीसरे पार्ट में बासल अकॉर्ड के। तो यहाँ पर टायर 1 एंड टायर 2, मेनली जो बासल 1 था उसमें 2 तरह के कैपिटल की बात की गई थी।
टायर टू सप्लीमेंट्री कैपिटल। तो इसमें क्या क्या अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स हो गया, एसेट रिवैल्यूएशन, डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं था कैपिटल मेंटेनेंस में। अब बासल 2 में क्या हुआ, 2004 में रिलीज़ किया गया और ट्रेडिंग बुक रिलेटेड जो रिस्क है उनको कवर करते हुए कैपिटल मेंटेन करना है ये लाया गया। 2005 में IOSCO नाम का इंटरनेशनल बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट किया गया कि कैसे इन चीज़ों को करना है, बेटर कैसे कर सकते हैं। 2006 में सुपरविजन एंड ऑपरेशनल रिस्क वगैरह को कवर करने से रिलेटेड क्या स्टेप्स लेने हैं ये लाया गया। अब बासल 3 में कैपिटल आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स के हैं। कॉमन इक्विटी कैपिटल CET1 सेट भी हम कहते कई बार, CET ये है, ठीक है। तो 2 to 4.5% इसे बढ़ाया गया, 4.5%। इंडिया में एक्चुअली 5.5% मेंटेन किया जाता है, 1% एक्स्ट्रा RBI मेंटेन करने को कहता है, ये 4.5% इसका रेंज है। देन इसके साथ कुछ एडिशनल कैपिटल, ठीक है। टायर 1 कैपिटल इज इक्विटी एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, राइट। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल यहाँ पे मेंटेन किए जा सकते हैं। एंड उसके टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 जो है इमीडिएटली आप इन्हें जो है लिक्विडेट करके उसे यूज़ कर सकते हैं, बट टायर 2 इमीडिएटली यूज़ नहीं किया जा सकता ऐसा, ठीक है। टायर एडिशनल कैपिटल टायर 1 का जो है वो मेंटेन करना है 2.5%। तो टोटल कितना हो गया, 4.5, 2.5, 7%, बट इंडिया के केस में 8%, ठीक है। अभी आगे जाकर क्या हो रहा है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर नाम का एक और कैपिटल हमें मेंटेन करना है। तो ये क्या है ये हम आगे भी पढ़ेंगे, सो डू नॉट वरी। एक रफ आइडिया मैं आपको दे दूं कि जब भी हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रही है तो बैंक्स भी अच्छा चल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत प्रॉफिट होगा। तो ऐसे समय में आपको ये पैसा यहाँ वहाँ लगा के और प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करके यू हैव टू सेव दैट कैपिटल, उसे कैपिटल कंजर्वेशन कहते हैं। जब नेगेटिव में जाएगा उस समय इस कैपिटल को आप यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज कैपिटल कंजर्वेशन बफर। 2.5% एटलीस्ट आपको सेव करना है, एंड टोटल इसका जो है 8% बैटर है, बट इंडिया के केस में 9%। तो इसी तरीके से कैपिटल और भी मेंटेन किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुक रेशियो COO KE 8% CRAR यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, तो ये सेम थिंग है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, टोटल इसमें आपको पता चलता है कि टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स बैंक के कितने हैं, उसके सामने टोटल क्रेडिट एक्सपोजर बैंक का कितना है, कैपिटल कितना मेंटेन करना है। अब बासल 2 अकॉर्ड्स में ये तीनों पिलर्स में आप देख रहे हो, पिलर 1 में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ये सब है। तो इसमें क्या 3 रिस्क को कवर किया गया, क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। क्रेडिट रिस्क के सामने कितना कैपिटल मेंटेन करना है उसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस है, स्टैंडर्डाइज्ड, इंटरनल रेटिंग्स बेस्ड, फाउंडेशन एंड एडवांस्ड अप्रोच। मार्केट रिस्क को कैलकुलेट के सामने कैपिटल कितना मेंटेन करना है उसको कैलकुलेट करने के लिए देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, मैच्योरिटी एंड ड्यूरेशन मेथड एंड इंटरनल मॉडल्स मेथड। कैपिटल जो ऑपरेशनल रिस्क के लिए मेंटेन करना है उसके लिए अलग अप्रोचेस है, बेसिक इंडिकेटर, स्टैंडर्डाइज्ड एंड एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच, ठीक है। अब पिलर 2 में क्या है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। तो रिस्क असेसमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स कैसे, ये सब। सुपरविजन में क्या होगा, पहले तो रिस्क कितना है बैंक से रिलेटेड, और एडिक्वेट कैपिटल बैंक्स मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये मिनिमम कैपिटल कितना, डिफरेंशियल कैपिटल कितना मेंटेन करना है। अब मार्केट डिसिप्लिन रिलेटेड थर्ड पिलर है। डिस्क्लोजर को एनहांस करना है, टाइमली यहाँ पर कोर एंड सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर्स, टाइमली सेमी एनुअल जो डिस्क्लोजर्स है वो सब देने होते हैं, यानी कि बैंक अपने से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ लाइक RBI वगैरह को देगा, ताकि वो चीज़ों को देख सके कि सही डायरेक्शन में ये बैंक का जा रहा है या नहीं। अब बासल 3 अकॉर्ड की अगर हम बात करें तो जो हमने देखे थे कैपिटल बफर्स, तो वैसा ही एक और काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर है, 2.5%, इसे भी मेंटेन करना होता है। विल डिस्कस अबाउट इट इन द आगे के वीडियोस। लिक्विडिटी से रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है। कैपिटल तो हमने मेंटेन किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये कैपिटल तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मेंटेन कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है जो कैपिटल है उसका थोड़ा पार्ट आपको यूज़ करना होता है। लेट्स से आज बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट किया है, बट कल सारे जो है भागकर आ गए कि बैंक रन हो गया और सारों को पैसा चाहिए, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको हो रही है, एंड देन कई बार लॉन्ग टर्म में होती है। आपको जो पैसे आपके पास हैं वो लेट्स से कहीं ना कहीं आपने रखे हैं, कहीं इन्वेस्ट किया यहाँ वहाँ, बट लॉन्ग टर्म में कोई पेमेंट आपको करना है, तो उसके लिए पैसे किसी तरीके से बचे नहीं हैं, तो उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो आपके लायबिलिटीज़ है, एसेट्स है, वो लिक्विड फॉर्म में मूव करते रहे, आपके एक्टिविटीज़ होते रहे, उनके लिए सम कैपिटल हैज़ टू बी मेंटेन। 30 डेज स्ट्रेस पीरियड के लिए
शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो NSFR जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल मेंटेन करना होता है। इसके साथ साथ लिवरेज रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो टायर 1 कैपिटल है जो कि काफ़ी लिक्विड कैपिटल है उसके सामने टोटल एक्सपोजर आपका कितना है, यानी कि रिस्क आपका कितना बैठ रहा है और उसके सामने कितना कैपिटल आप जो लिक्विड कैपिटल टायर 1 कैपिटल जिसे कहा जाता है वो मेंटेन कर रहे हो। इसका रेशियो लिवरेज रेशियो 4% डी सिप्स के लिए रखा गया है। व्हाट इज डी सिप? डी सिप्स आर डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है, डी सिप। तो इनका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट बैंक्स है कि अगर वो फेल होंगे तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ SBI फेल्स पूरा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम फेल होगा, राइट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल का क्या है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जिसे कहा जाता है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स और टोटल नेट लिक्विडिटी आउटफ्लोज 30 डेज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है पैसों की उसको कवर करने के लिए कुछ लिक्विड एसेट्स मेंटेन्ड है या नहीं, ठीक है। तो 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा पैसे कवर कर रहे होने चाहिए इसको, तो 100% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। NSFR लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल जो भी स्टेबल फंडिंग है वो कितना रिक्वायर्ड है, 100 रुपीज़ रिक्वायर्ड है लॉन्ग टर्म के लिए, तो 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा आपके पास होने चाहिए, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। अब DSIBs डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स अभी के डेट अब अगर हम देखें ये चीज़ें चेंज होते रहती हैं, बट मोस्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सब आपके जो है होते हैं इन द डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। आप देख सकते हो इनको कितना कितना टायर 1 कैपिटल जो है वो मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। ये जनरली ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू, एडिशनल आप इन्हें मेंटेन करना होता है इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स। अदर बैंक्स 9% कर रहे हैं तो इन्हें 10 या 12, 11% इतना मेंटेन करना होता है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हमने देखा। अब 1996 में थोड़ी अमेंडमेंट्स किए गए। बासिल 1 में मैंने कहा था आपको कि मार्केट रिस्क रिलेटेड ज़्यादा अच्छा कवरेज नहीं है, ऑपरेशनल रिस्क भी नहीं, बट लेटर ऑन इन्हें इंक्लूड किया गया दोनों को ही। तो मार्केट रिस्क रिलेटेड चेंजेस किए गए जहाँ पर बैंक जो इन हाउस मॉडल्स लेकर आए मार्केट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, ये कहा गया। और VAR नाम का वैल्यू एट रिस्क, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मॉडल है जो मार्केट रिस्क कैलकुलेट किया जा सकता है, जिससे टाइम हॉरिजॉन यहाँ पर जो है 10 ट्रेडिंग डेज का एंड एटलीस्ट 1 ईयर का हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करके ये चीज़ करना चाहिए VAR के कैलकुलेशन, ये कहा गया। कैपिटल चार्ज यहाँ पर प्रीवियस डे का VAR जितना भी है या फिर 60 डेज का एवरेज जो भी निकल रहा है उसको इंटू 3, डेली एवरेज जो भी निकल रहा है उसको इंटू 3 करके जो भी हायर आ रहा है वो कैपिटल चार्ज होना चाहिए मार्केट रिस्क के लिए, ये कहा गया। ये एक मॉडल का सजेशन। बैक टेस्टिंग होना है सारे मॉडल्स का, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मॉडल रिस्क क्रिएट करता है 12th चैप्टर में अगर बैक टेस्टिंग नहीं है। शॉर्ट टर्म डेट जो है लॉक इन क्लॉज के साथ होना चाहिए। इसके साथ साथ बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिस्क से रिलेटेड जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो अलग अलग कैलकुलेट करके इनको ऐड करेंगे, जनरल मार्केट रिस्क एंड स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिस्क। तो इन दोनों को हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है इन द अपकमिंग सेशंस। और ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन बैंकिंग सिक्योरिटी फर्म सभी पर अप्लाइड है अपार्ट फ्रॉम बैंक्स। और फॉर द फर्स्ट टाइम VAR को अलाउ किया गया कि इंटरनल मॉडल्स को यूज़ करके मार्केट रिस्क को एसेस किया जाए। ओके, नाउ अ फ्यू अदर थिंग्स हियर। रिस्क जो कवर किया जा रहा है बासिल अकॉर्ड में, ऑपरेशनल रिस्क सही तरीके से नहीं, बट यस लेटर ऑन ऑपरेशनल रिस्क को भी कवर किया गया। ये इसकी क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत ईजी, सिंपल, आर्बिट्ररी है ये। एंड बासिल 2 में अगर हम देखें तो तीनों टाइप के रिस्क को कवर किया जा रहा है, बासिल 3 में भी तीनों टाइप के रिस्क कवर हो रहे हैं। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर और भी हैं, जैसे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए सप्लीमेंट्री कंटिजेंट कैपिटल, क्रॉस बॉर्डर सुपरविजन रिलेटेड चीज़ें भी करने चाहिए, ऐसे प्रपोजल्स आए थे, ठीक है। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रिस्क आर कवर्ड। एंड फाइनली जो कॉमन टायर 1 कैपिटल है उसका रेशियो जो है वो इस तरीके से कुछ निकाला जाता है, CET1 कैपिटल, ठीक है। टायर 1 कैपिटल रेशियो यहाँ पर है पहला रेशियो। इस रेशियो से CET1 कितना मेंटेन्ड है वो चीज़ पता चल जाता है। तो क्रेडिट रिस्क रिलेटेड रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं, प्लस मार्केट रिस्क रिलेटेड रिस्क वेटेड एसेट्स कितने, प्लस ऑपरेशनल रिस्क रिलेटेड रिस्क वेटेड एसेट्स कितने। तो दिस विल गिव द रेशियो कि आपके पास कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं, ठीक है, दैट
देन टायर 1 कैपिटल रेशियो CET1 प्लस एडिशनल टायर 1, तो एलिजिबल टायर 1 कैपिटल कहा जाता है जिसमें सेम डिनोमिनेटर है। टोटल कैपिटल क्या है, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अब मॉनिटरी इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है 2012 में एंडोर्स किया गया गवर्नर्स एंड हेड्स ऑफ सुपरविजन के द्वारा। ये सारे जो कैपिटल्स है लिक्विडिटी रिलेटेड सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। चेंजेस जो रेशियोज वगैरह हैं मैक्रोप्रूडेंशियल ओवरले ने और लाइट किया गया इन कंपैरिजन टू बासिल 2, ठीक है। ट्रांजिशन किस तरीके से होगा, हायर स्टैंडर्ड्स लोअर ट्रांजिशन पीरियड्स जो है अलाउ किए गए और जो कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें फेज आउट किया जाए। फाइनली इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये चीज़ों को, तो G20 का जो समिट 2009 में पिट्सबर्ग में हुआ था ये आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया ने एक्सेप्ट की। मैक्रो प्रूडेंशियल फोकस यहाँ पर इंडिया में सिस्टम वाइड रिस्क और बफर कैपिटल्स वगैरह मेंटेन करने से रिलेटेड। माइक्रो फोकस जहाँ पर बैंक लेवल का कैपिटल कैसे मेंटेन करना है। तो टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 क्या है, गोइंग कंसर्न, यानी कि अभी जो चल रहा है उससे रिलेटेड कैपिटल विच कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली। गॉन कंसर्न कैपिटल जो है वो टायर 2 का होता है, यानी कि लेट्स से बैंक फेल हो चुका है, अब फिर भी कई लोगों को पैसे देने हैं तो तब कैपिटल रिक्वायर्ड होगा ना, तो दैट इज टायर 2 कैपिटल, जो कि इजीली उसे लिक्विडेट नहीं किया जा सकता। आरबीआई इंप्लीमेंट करना चाहता था 2019 तक, बट आगे हम देखेंगे कि 2021 तक इसे बढ़ा दिया गया बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। और कई एडवांस्ड अप्रोचेस के बारे में हमने देखा था रिस्क को मेजर करने, रिस्क के सामने कैपिटल को मेजर करने के लिए, तो उन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा। वो डिफ़िकल्ट होता है उन्हें अडॉप्ट करना, काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आरबीआई के परमिशन से किया जा सकता है। कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो यहाँ पर जो है डिफरेंट लेवल्स पर मेंटेन करना है, 2 लेवल्स पे, दैट इज ग्रुप लेवल एज वेल एज द सोलो बैंक के लेवल पर, ठीक है। एंड यहाँ पर हम रेशियोज देख सकते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स के सामने कितना कितना कैपिटल मेंटेन करना है। मिनिमम सेट CET1 रेशियो जो है 5.5 है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर रेशियो 2.5% है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 8%। अब एडिशनल टायर 1 रेशियो 1.5 है तो 81, और ये 5.5 प्लस 1.5 जो है वो मिनिमम टायर 1 कैपिटल होगा जो कि 7%। टायर 2 कैपिटल 2% है, टोटल कैपिटल टायर 1 प्लस टायर 2 9% है। इसके साथ साथ कैपिटल कंजर्वेशन बफर रिलेटेड जो कैपिटल है उसको ऐड करेंगे तो 11.5% है। तो डिफरेंट है यहाँ पर, मेनली ये वाला जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 9% कैपिटल हैज टू बी मेंटेन्ड हियर। Okay, so these were the things. Let us answer this question. The headquarters of Bank for International Settlements BIS ये कहाँ पर है, हांगकांग, नीदरलैंड, जर्मनी, बासल। तो बासल इज द राइट आंसर। सो वी हैव ऑलरेडी सीन के बासल अकॉर्ड से रिलेटेड चीज़ें क्या है, बासल 1 2 3 क्या है, ये सब हम देख चुके हैं। तो इस सेशन में मेनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल चार्ज, ठीक है। तो कैपिटल चार्ज होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। अगर लेट्स से देयर इज अ पर्टिकुलर रिस्क जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो इस रिस्क के सामने, रिस्क इन द सेंस फॉर एग्जांपल आपने किसी को लोन दिया है एंड वो लोन के पैसे आपको वापस नहीं दे पा रहे हैं, इसका एंटिसिपेशन आपको है एंड दैट इज सम परसेंटेज, सम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उस के सामने आप जितना लोन दिया, लेट्स 100 रुपीज़, तो पूरा का पूरा तो नहीं रखोगे, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है आप उसके सामने रखोगे, ताकि जो ये लोन के पैसे अगर वापस नहीं आ रहे हैं तो आपके बाकी लायबिलिटीज़ पर आप पेमेंट्स कर सको, ठीक है। तो ये जो पैसा उसके सामने हम मेंटेन करेंगे दैट इज कॉल्ड द कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। एंड इसे हम कैपिटल चार्ज कहते हैं जिसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अलग अलग रिस्क हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनसे रिलेटेड ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। आपका क्रेडिट रिस्क हो गया, देन देयर इज मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, दीज आर द 3 मेन काइंड्स जिससे रिलेटेड हम इन कैपिटल चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो वी विल हैव अ लुक क्रेडिट रिस्क पे कैसे, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क पे कैसे कैसे कैपिटल चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। ऑपरेशनल रिस्क पे जो है इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स, बट क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क पर कैसे कैसे होता है वो हम थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे, राइट। तो कैपिटल चार्ज होता क्या है ये तो हमें समझ में आ गया। तो वी आर कैलकुलेटिंग दिस कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क के सामने कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, वन ऑफ देम इज द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में क्रेडिट रिस्क को असेस करने के लिए आपको क्या करना है, क्रेडिट रिस्क होता क्या है, व्हेनेवर यू हैव गिवन सम लोन, अगेन इसके सामने यू कैन सी कि डिफॉल्ट कई बार हो जाता है, तो सामने वाले का आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ताकि आप रिस्क कैलकुलेट कर सको, दैट इन्फॉर्मेशन इज क्रेडिट रेटिंग सामने वाले का चाहिए,
ठीक है, जिसने लोन ले रखा है उसका क्रेडिट रेटिंग चाहिए। तो क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर रिस्क को कैलकुलेट करके उसके सामने कैपिटल मेंटेन करना, दैट इज द स्टैंडर्डाइज्ड सिंपल अप्रोच। ठीक है, क्रेडिट रिस्क का। तो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बेसिस पर, एंड ये किस किस तरह के क्लेम्स, यानी कि मैंने तो यहाँ पे लोन का एग्जांपल लिया, तो किस किस तरह के जो एसेट्स होते हैं उन पर ये किया जा सकता है। क्लेम्स ऑन डोमेस्टिक सॉवरेन्स, यानी कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं या फिर कंट्री से उनसे लोन लिए गए हैं, फॉरेन कंट्रीज से, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह से, बैंक्स से, प्राइमरी डीलर्स, कॉर्पोरेट्स, एसेट फाइनेंस कंपनीज हो गए, रेगुलेटरी, रिटेल पोर्टफोलियोज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन सभी से रिलेटेड जो लोन वगैरह होते हैं, ऑल ऑफ दोज कैन बी फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रेडिट रिस्क कैलकुलेशन एंड उसके सामने कैपिटल मेंटेनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क एक्सपोजर जो है ये आप देख सकते हो आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना कितना रिस्क एक्सपोजर है अलग अलग एंटिटीज़ का, एंड उसके सामने कैपिटल कितना मेंटेन करना है वो बैंक डिसाइड करता है। ठीक है, ऑल्दो इसके गाइडलाइंस है, लेकिन बैंक हैज़ द हैंड हियर की वो कैलकुलेट कर सके। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन से होने चाहिए? नेशनल जो है ये 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक्चुअली, केयर, क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, इन्फोमेरिक्स एंड एक्यूट। ठीक है तो यहाँ पर आपके 6 जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ये एलिजिबल माने गए हैं। देन इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज 3, फिच, एस&पी एंड मूडीज, इनके जो क्रेडिट रेटिंग है वो सही माने गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है क्रेडिट रिस्क कैलकुलेशन का? उसे इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनली रेटिंग की जाती है ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी जो सामने है, जिससे हमें डील करना है, लोन्स वगैरह देने हैं, और उसके बेसिस पर आप रिस्क कैलकुलेट करते हो, रिस्क से कैपिटल कैलकुलेट होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन बैंक्स इंटरनल रिस्क असेसमेंट। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है 2 टाइप के हैं इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। तो पहला है फाउंडेशन, दूसरा एडवांस्ड। ठीक है, रिटेल एक्सपोजर्स होंगे तो एडवांस्ड इंटरनल रिस्क रेटिंग बेस्ड अप्रोच यूज़ किया जाता है। प्रोसेस क्या है? कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना कैपिटल जो है वो मेंटेन करेंगे, ये चीज़ बैंक पहले असेस कर लेता है। उसके बाद रिस्क वेट जो है, फॉर्मूला जो एक कमिटी है उसके बेसिस पर, ठीक है, डिफरेंट कमिटीज सजेस्ट द फॉर्मूला एंड उसके बेसिस पर रिस्क वेट असेस किया जाता है। यानी कि पहले हमने कैपिटल जो है उसे असेस कर लिया कि हाँ इतना इतना पैसा हम मोटा मोटा रख सकते हैं, एंड देन रिस्क वेट जो है असेस करने के बाद उस चीज़ को मैच करके एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कैपिटल चार्ज कंप्यूटेशन एक फंक्शन है ऑफ डिफरेंट थिंग्स। क्या है वो? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, किसके बेसिस पर ये इंटरनल असेसमेंट होगा? पहला तो डिफ़ॉल्ट जो सामने वाला है जिसको लोन दिया गया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, उस वो एक बेसिस है। तो ये बोरोवर का एक हम कह सकते हैं फीचर या एट्रीब्यूट है। लॉस गिवन द डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट लेट से 100 रुपीज़ का लोन दिया था और वो डिफ़ॉल्ट हो गया, बट हमने कोलेटरल उस बोरोवर का कुछ सामान गिरवी रख लिया और उससे हमें 80 रुपीज़ रिकवर हो रहे हैं। लॉस कितना हो रहा है? 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस गिवन द डिफ़ॉल्ट कितना है? 20 रुपीज़। तो ये कोलेटरल का फीचर बताता है। तीसरा एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट, यानी कि वर्किंग कैपिटल, यानी कि आपके पास ऑलरेडी थोड़ा कैपिटल है या नहीं जब डिफ़ॉल्ट हुआ था, और आप उसको यूज़ कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो वो देन द फाइनल थिंग इज मैच्योरिटी, इकोनॉमिक मैच्योरिटी कितनी है और इस लॉस को अब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी आपके पास है या नहीं, दैट इज़ द अदर थिंग। ओके, और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर हम यहाँ पर देखें तो डिफरेंट अप्रोचेस हमने बात की थी, एक फाउंडेशन एक एडवांस्ड। तो फाउंडेशन जो आईआरबी अप्रोच है उसमें ये कौन कौन किस किस चीज़ को कैलकुलेट करता है? तो बैंक जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट को कैलकुलेट करता है, एंड बाकी लॉस गिवन द डिफ़ॉल्ट और एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट ये सारे सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, और मेच्योरिटी जो है बैंक या सुपरवाइजर दोनों में से कोई एक करता है। अब एडवांस्ड में चारों चीज़ें बैंक कैलकुलेट करता है। रिस्क वेट यहाँ पर जो भी है वो कमिटी देती है एक फॉर्मूला, उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। और डेटा रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर है, हिस्टोरिकल डेटा 5 ईयर्स का रिक्वायर्ड है पीडी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए, बट एडवांस्ड में अलग अलग डेटा रिक्वायरमेंट्स है, इस वजह से इसको अपनाते नहीं है। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल डेटा 7 साल का चाहिए एलजीडी के कैलकुलेशन के लिए, लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट हिस्टोरिकल डेटा 7 साल का चाहिए, 7 साल से ज़्यादा का चाहिए एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है,
ये सब इस वजह से इसको अपनाने के लिए यू हैव टू हैव प्रॉपर डेटा मेंटेनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो तब 7 साल 8 साल बाद यू कैन यूज दिस एडवांस्ड मेथड। ठीक है, अब क्रेडिट रिस्क मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ओनली रेटिंग्स वगैरह जो है उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए, तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट्स ये सब भी है ना, दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हुए क्रेडिट रेटिंग हो, देन ओनली दैट इज गुड। ये बाकी और बहुत सारे रिस्क को जो है एक तरीके से आगे बढ़ावा देता है, तो प्रिंसिपल ओनली अगर होगा तो। लीगल डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर कोलेटरलाइज्ड ट्रांजैक्शंस एंड गारंटीज जो है बाइंडिंग होने चाहिए और इनका लीगल रिव्यू होना चाहिए। इसके साथ साथ कोलेटरलाइज्ड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्रेडिट एक्सपोजर्स को हेज करने के लिए, एंड देन कोलेटरल अगर अटैच किया गया लोन के साथ तो बैंक का राइट होना चाहिए कि उस कोलेटरल को जब ज़रूरत पड़े यूज़ किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कोलेटरल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो कैसे होता है, किस तरीके से ये किया जाता है, ये सब हम देखते हैं। तो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस हियर ऑल्सो। सिंपल अप्रोच में आप देखोगे कि लेट्स से 100 रुपीज़ का रिस्क है, बट कोलेटरल यहाँ पर जैसा मैंने एग्जांपल बताया 80 रुपीज़ कवर कर रहा है, तो 100 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ वाला जो पार्ट है उसके लिए जो कोलेटरल है जो दे रहा है उसका रिस्क वेट जो है वो अटैच कर दिया जाता है। अब ये 20 रुपीज़ का जो है, जो भी काउंटर पार्टी जिसने लिया हुआ है उसका रिस्क वेट ही अटैच्ड होता है यहाँ पर, यानी कि ये रिस्की पार्ट जो है 20 रुपीज़ का अभी भी है इसमें। दैट इज सिंपल अप्रोच, जहाँ पर थोड़ा पार्ट जो है उसे कवर कर लिया जाता है विद कोलेटरल। बट देर इज अनदर अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जहाँ पर 100 रुपीज़ है तो पूरा 100 रुपीज़ कोलेटरल उसके सामने कवर किया जाता है। देन ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, फुलर ऑफसेट ऑफ कोलेटरल होता है यहाँ पर, और एक्सपोजर अमाउंट जो है उसे कैसे एडजस्ट किया जाता है। लेट्स से 80 है तो ये 20 रुपीज़ का जो एक्सपोजर है उसे किसी और को सेल कर दिया जाएगा, तो अगेन ये जो एक्सपोजर आपका है लोन है 80 रुपीज़ का ही रह जाएगा, तो 80 रुपीज़ कवर हो रहा है तो फुल कवर हो रहा है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो गया। तो ऐसा ठीक है, कंडीशंस क्या है बैंक के लिए, लीगल पोजेशन कोलेटरल का होना चाहिए और ग्रुप कंपनीज के कोलेटरल नहीं होने चाहिए, कोलेटरल इजीली लिक्विडेट हो, सेग्रीगेशन होना चाहिए, कस्टोडियन खुद के एसेट्स और कोलेटरलाइज्ड एसेट्स के बीच में सेग्रीगेशन होना चाहिए, बैंक्स के पास कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है सभी एंटिटीज़ पर एप्लीकेबल होगा, और जो भी मार्जिन अग्रीमेंट्स है ओवर द काउंटर एंटिटीज़ के साथ में यहाँ पर, तो उनसे रिलेटेड बैंक के कुछ कंडीशंस है। रिस्क टू विच मार्जिन एग्रीमेंट्स एक्सपोज हो रहे हैं, तो जैसे बैंक है वो कई बार कुछ फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तो वहाँ पर मार्जिन यानी कि 100 रुपीज़ पेमेंट होना है तो 10 रुपीज़ पहले ही कर लेता है, बाकी 90 रुपीज़ तभी पेमेंट होना बाकी है, तो देर इज़ रिस्क, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कोलेटरल पर जो है, एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कोलेटरल है तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। लिक्विडिटी शॉर्टफॉल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द रीयूसेज ऑफ कोलेटरल, तो कोलेटरल अगर रीयूज किया जा रहा है तो कई बार उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो देयर इज अ शॉर्टफॉल इन द वैल्यू एंड दैट गिव्स राइज टू सम रिस्क। सरेंडर ऑफ राइट्स ऑन कोलेटरल, कोलेटरल पर जो भी राइट्स है वो सरेंडरेबल होने चाहिए, ओनली देन वो यूज़ किया जा सकता है। तो लेट्स से बैंक है, इसका एक्सपोजर इतना है, कोलेटरल इतना है, जैसा मैंने कहा 80 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ एक्सपोजर लोन है, तो अब 20 रुपीज़ का जो है किसी और बैंक को बेचेगा एंड इसको कम करके दोनों को इक्वल करेगा, देन दैट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के थ्रू कोलेटरल को यूज़ करना। अब कई बार इसमें हेयर कट होता है, यानी कि नॉट नॉर्मल हेयर कट बट जो हमारे एक्सपोजर्स हैं कोलेटरल है उन दोनों में देर आर चेंजेस। एक्सपोजर यानी कि आपका जो लोन अमाउंट है 100 रुपीज़ आपने दे रखा है, इस पर आप सोच रहे थे कि यू विल बी गेटिंग 110 रुपीज़, बट इसमें थोड़ा लॉस हो सकता है, एंड दैट इज समथिंग जहाँ पर आपका एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लॉस जब भी होगा 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लॉस हो गया तो यू विल बी हैविंग अ ग्रेटर एक्सपोजर, तो एक्सपोजर जो होता है लोन अमाउंट जो होता है, लोन का अमाउंट इंक्रीज हो सकता है, तो उसे प्रीमियम फैक्टर यानी कि इंक्रीज्ड फैक्टर के रूप में लिया जाता है। अब कोलेटरल आपका 80 रुपीज़ कवर कर रहा है यहाँ पर, बट कई बार होता है कि इसकी वैल्यू ड्रॉप होगी तो 70 रुपीज़ ही खाली कवर कर रहा है, तो देर इज अ हेयर कट जो कि नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, दैट इज वे कोलेटरल पर डिस्काउंट फैक्टर होता है ऑफ द कोलेटरल ऑफ द हेयर कट। ठीक है, पर्पस क्या है, मार्केट में जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसकी वजह से वोलेटिलिटी कितनी है एक्सपोजर एज वेल एज कोलेटरल की, उनको मेजर करने के लिए ये यूज़ होता है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकली जो हेयर कट कोलेटरल पे काफ़ी बार नहीं होता है,
₹80 का है तो ₹80 का कोलेटरल आपको मिल जाता है। तो प्रैक्टिकली ये हेयर कट मोस्टली एक्सपोजर पे होता है। एडिशनल डाउनवर्ड एडजस्टमेंट कई बार फॉरेक्स रेट्स की वजह से करने होते हैं अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। दूसरा कोलेटरल मेथड तो हमने देख लिया। दूसरा मेथड क्या है क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए? दूसरा मेथड है ऑन बैलेंस शीट नेटिंग। ठीक है, तो लेट्स से दो बैंक्स है, बैंक ए को बैंक बी को ₹70 जो है देना है। अब बैंक बी को ए को देना है ₹40। अब इसका नेट क्या होगा? नेटिंग करने पे ₹30 अगर बैंक ए से बी चला जाए, दैट वुड बी इनफ ना। ये ₹70 ₹40 के ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड इंटरेस्ट एंड वेरियस अदर पेमेंट्स वगैरह जो हैं उन्हें कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? बैंक्स अगर इस तरह की नेटिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर लीगल बेसिस होना चाहिए, लोन्स एडवांसेस दो सेम काउंटर पार्टीज के बीच में चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप नेटिंग कर पाओगे, है ना। मॉनिटर करना है आपको एक्सपोजर्स, रोल ऑफ रिस्क वगैरह जो है। यहाँ पर ये चेंज कर दे रहे हैं हम ना, इन दोनों को हटाकर हम 30 लेकर आ रहे हैं। तो देर इज सम रिस्क इन्वॉल्व विच इज कॉल्ड द रोल ऑफ रिस्क, तो वो भी एसेस आपको करना है एंड यू हैव टू बी केयरफुल। गारंटीज के थ्रू भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जहां पर कोई लोन अगर दिया हुआ है तो उस लोन के सामने यू टेक द गारंटी कि हाँ ये पर्सन अगर डिफॉल्ट करेगा तो ये गारंटी जिसने दिया है वो मुझे पे करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और कौन ये गारंटी दे सकता है? लो रिस्क वेट होने वाले एंटिटीज ही दे सकते हैं। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स इसके क्या है? डायरेक्ट क्लेम होना चाहिए, वॉट एवर प्रोटेक्शन गारंटी जो प्रोवाइड कर रहा है वो सीधा सीधा क्लेम। अगर डिफॉल्ट हो गया, पेमेंट नहीं आए, तो गारंटी जिसने दिया है सीधा सीधा उसे पैसे देने हैं। और ये गारंटी रेफरेंस्ड होना चाहिए टू स्पेसिफिक एक्सपोजर्स, यानी कि जिस लोन पर गारंटी दिया गया है उसको रेफरेंस्ड होना चाहिए और उस पर ही जो डिफ़ॉल्ट होगा तो देन ओनली द फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। और ये इरिवोकेबल, बीच में चेंजेस नहीं करने हैं। अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए जो बैंक के कंट्रोल में ना हो और उसके चेंजेस की वजह से गारंटी निल हो जा रहा है। गारंटी कई बार जो है नॉन परफॉर्मिंग अगर हो जाता है तो ये रिस्क मिटिगेंट नहीं है और इसे हटा देना है रिस्क मिटिगेशन के प्रोसेस से। राइट्स जो होते हैं पेमेंट रिसीव करने के वो सारे होने चाहिए डिफरेंट एंटिटीज़ के पास जो है गारंटी का पार्ट हैं। ऑल पेमेंट्स जो है कवर्ड होने चाहिए, अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट वगैरह। यहाँ पर एलिजिबल गारंटर्स कौन है? सॉवरन यानी कि कंट्रीज, इकोनॉमीज, उनके जो सेंट्रल बैंक्स है, सॉवरन एंटिटीज़, बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, ये सब। सिक्योरिटाइजेशन के अलावा बाकी जो एक्सपोजर है लाइक लोन्स वगैरह, उसके लिए कोई भी एक्सटर्नली रेटेड इंस्टीट्यूशंस आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं गारंटी। बट सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स के लिए BBB या उससे बेटर रेटेड जो A रेटेड इस तरीके से जो है वही एंटिटीज़ आपको गारंटी प्रोवाइड कर सकता है। आपकी खुद की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है तो कैसे गारंटी प्रोवाइड करोगे? तो स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट इज मार्केट रिस्क। व्हाट इज मार्केट रिस्क? मार्केट में चेंजेस, इंटरेस्ट रेट रिलेटेड या फॉरेक्स जो एक्सचेंज रेट है इसमें चेंजेस आए तो देयर विल बी रिस्क। तो ये इंटरेस्ट रेट रिलेटेड रिस्क मोस्टली ट्रेडिंग बुक से रिलेटेड होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क जो है ट्रेडिंग एज वेल एज बैंकिंग बुक दोनों में होता है क्योंकि लोन्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स में फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रेडिंग बुक में क्या क्या होता है? सिक्योरिटीज इंक्लूडेड जो कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी, अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी नाम के जो हैं ये सब, ये सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है मोस्टली। ओपन गोल्ड पोजीशन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग पोजीशन, डेरिवेटिव्स, ये सब आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वो बैंक के ट्रेडिंग बुक में आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है बैंक के तरफ से? इनसे रिलेटेड कैपिटल जो है डेली आपको कैलकुलेट करना होगा, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द मार्केट रिस्क। ठीक है, कितना कितना मार्केट रिस्क के सामने कैपिटल मेंटेन करना है। ये सिक्योरिटीज़ जो मेच्योर हो चुके हैं और अनपेड हैं 90 डेज तक, ठीक है, 90 डेज तक अनपेड है, इस तरह के जो हैं ये अब आगे जाके नॉन परफॉर्मिंग बन जाएंगे तो वहाँ पर आपका मार्केट रिस्क नहीं है क्योंकि ये परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इन द मार्केट एट ऑल। यहाँ पर ओनली क्रेडिट रिस्क कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल चार्ज कैसे मेजर किया जाता है यहाँ पर मार्केट रिस्क के सामने? करंट वैल्यू जो भी है, मार्क टू मार्केट वैल्यू, उस वैल्यू पर किया जाता है। सेपरेट चार्जेस हैं, स्पेसिफिक रिस्क चार्ज फॉर ईच सिक्योरिटी एंड जनरल मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क चार्ज। ठीक है, दो तरह के हैं, जनरल मार्केट रिस्क एंड स्पेसिफिक चार्जेस। ठीक है, तो ईच एंड एवरी सिक्योरिटी रिलेटेड है एंड जनरल मार्केट रिस्क पूरे पोर्टफोलियो पे कितना है वो सब कैलकुलेट किया जाता है। मेथड्स क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड मैच्योरिटी ड्यूरेशन मेथड ये है। ठीक है, तो विल सी मैच्योरिटी मेथड यहाँ पर। एंड बैंक्स इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट मॉडल के बेसिस पर भी किया जा सकता है। बैंक्स इन इंडिया अभी तक रिस्क मैनेजमेंट मॉडल डेवलप नहीं कर पाए हैं, सो ये इंडिया में नहीं होता। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड दैट टू ड्यूरेशन मेथड जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है, तो वो हम देखेंगे।
ठीक है। तो प्रोसेस क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक टेबल आपके सामने दिख रहा है। तो अलग अलग रिस्क कैटेगरीज जो हैं उनसे रिलेटेड जो कैपिटल चार्ज है वो कैलकुलेट किया जाता है विद इन मार्केट रिस्क। तो जनरल मार्केट रिस्क इंटरेस्ट रेट पहला लिखा हुआ है, दूसरा क्या है इक्विटी, जनरल मार्केट रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। तो हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह के रिस्क कैलकुलेट होते हैं। एक तो जनरल मार्केट रिस्क, ये क्या है, इंटरेस्ट रेट चेंजेस जब आ रहे हैं तो वो कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पर। स्पेसिफिक रिस्क क्या है, ईच सिक्योरिटी और उसके टाइप से रिलेटेड कुछ रिस्क जो होता है, दैट इज स्पेसिफिक रिस्क। देन फाइनली फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड के रेट्स वगैरह जो वेरी होते हैं इनको हम ऐड करते हैं, एंड टोटल कैपिटल चार्ज जो है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, ये दो क्यों दिए हुए हैं, यहाँ पर भी जनरल मार्केट रिस्क, यहाँ पर भी जनरल मार्केट रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क, यहाँ पर भी स्पेसिफिक रिस्क। तो लोन वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड चेंजेस यहाँ पे नोट डाउन होते हैं। अब शेयर्स में अगर बैंक ने इन्वेस्ट किया है तो उनसे रिलेटेड चेंजेस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो हम मेनली ये वाला पार्ट जो है देखेंगे, एंड इस पार्ट में अगर कोई एंट्रीज हैं तो उनको कैसे करना है और वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड जनरल मार्केट रिस्क जब कैलकुलेट होता है तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है, नेट पोजीशन, वर्टिकल डिसअलाउंस, हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस, ऑप्शंस, स्पेसिफिक रिस्क। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू जो अपने बुक में भी दिया हुआ है कि ये कैलकुलेट कैसे होते हैं। राइट, तो इसके लिए आपको समझना होगा इनका मीनिंग। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल पढ़ते हैं फटाफट से। लॉन्ग पोजीशन इन सिक्योरिटीज विथ रिमेनिंग मेच्योरिटी ऑफ 2 years। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बैंक है, इस बैंक ने क्या किया, एक लोन दिया, लोन के पैसे इसको वापस आने हैं, 2 years के लिए दिया हुआ है। कितना, 100 करोड़ का लोन दिया हुआ है, तो ये पैसे बैंक को आने हैं। जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज ऑन 100 करोड़। ठीक है, तो 100 करोड़ रुपीस का जो ये लोन है ये दिया हुआ है, 2 years के लिए दिया हुआ है, और ये पैसे आने हैं, तो क्या ये एक एसेट हो जाएगा, तो 100 करोड़ ये लॉन्ग पोजीशन हो जाता है। अब जहां पर भी बैंक को पैसे देने हैं तो वो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये +100 जहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन, देन अगेन लॉन्ग पोजीशन 5 years का एक और लोन 450, तो ये +450 हो गया। देन शॉर्ट पोजीशन 100 करोड़, तो -100, और ये कितने के लिए, 6 months के लिए है। और दूसरा शॉर्ट पोजीशन -50, 2 years के लिए दिया हुआ लोन है, जहाँ पर ये पैसे जो है बैंक को लौटाने हैं, पैसे देने हैं। तो दीज आर द वेरियस हम कह सकते हैं कि एसेट्स या लाइबिलिटीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं एंड उनके मैच्योरिटी पीरियड्स। अब इसका एक नेट हमें निकालना होता है। ठीक है, कि कितना जो है इन सारे चीज़ों को जैसे यहाँ पे होता क्या है, लेट्स से 2 years के लिए, यहाँ पर एक एग्जांपल है भी, मैं उससे आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा। 2 years के लिए क्या हो रहा है, 50 करोड़ रुपीस का जो है ये डेरिवेटिव शॉर्ट पोजीशन में, यानी कि -50। अब 2 years के सेम टाइम पीरियड में 100 करोड़ जो है वो लॉन्ग पोजीशन, यानी कि +100, ये +100 आना है एंड -50, तो -50 यहाँ पर जो देना है ये 100 में से 50 रुपीज़ यहाँ पे दे दिया जाएगा, तो इसका नेट पोजीशन क्या हो जाएगा, +50, इजंट इट। तो इस तरीके से चारों को यूज़ करके हम नेट पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो लायबिलिटीज़ है उस पर पेमेंट करने के लिए एसेट में से पैसा निकाला जाता है और इन चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की जाती है। बिकॉज अगर आपके पास एक्स्ट्रा 100 करोड़ पड़ा हुआ है तो इसको री इन्वेस्ट सही से नहीं किया तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क होगा। अगर आपको किसी को 50 करोड़ पेमेंट करना है तो उस पर लिक्विडिटी रिस्क एंड वेरियस अदर रिस्क जो है आ जाते हैं कि पेमेंट होगा या नहीं होगा, मिसमैच अगर हो गया तो यू विल नॉट बी एबल टू पे। तो इस वजह से कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, एंड गैप है तो कैपिटल उसके सामने मेंटेन करना है। तो दैट इज़ व्हाट वी सी। तो यहाँ पर सबसे पहले नेट पोजीशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें देखना है कि मेच्योरिटी पीरियड्स क्या क्या हैं, अलग अलग जो यहाँ पे लोन्स या फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात की गई है। तो दो जो है यहाँ पर इमीडिएटली सेम पीरियड के दिख रहे हैं, तो जो भी सेम पीरियड के होते हैं उन्हें हम वर्टिकल डिसअलाउंस कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल डिसअलाउंस। तो इनको एडजस्ट करने के बाद भी कितना पैसा बच रहा है, नेट पोजीशन पहले कैलकुलेट करेंगे एंड देन धीरे धीरे हम बाकी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो नेट पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए पहले 2 year वाला देखना है, तो 100 करोड़ 2 year पहले लिख लेते हैं, 450 करोड़, और ये 100 क्या है, लॉन्ग पोजीशन है, 5 years। देन -100 ये 6 months के लिए है, देन -50 ये 2 years के लिए। तो 2 year वाला जो है ये हम कैंसिल आउट कर लेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा, 2 year कैंसिल होके +100 -50, तो +50
50 करोड़। अब ये पैसा आपके पास 2 साल के बाद बचा हुआ है। अब इसकी नेटिंग आप जो है वेरी क्लोजेस्ट नियरेस्ट जो है उसके साथ कर सकते हैं। तो सबसे नियरेस्ट क्या है, 6 मंथ्स वाला, ठीक है। तो +50 -100 इसकी नेट, इसका अगर हम निकालेंगे नेट पोजीशन तो क्या होगा, +50 एंड -100, तो दैट विल गिव आउट -50। तो आपके पास 2 साल के बाद, 6 मंथ्स वाला एडजस्ट करने के बाद 2 साल के बाद यू हैव -50 करोड़ विथ यू, ठीक है। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे विद द 5 ईयर्स। सबसे नेक्स्ट नियरेस्ट क्या है, 5 ईयर वाला, तो वो कितना हो जाएगा, ये +450 है, ये -50 है, तो +400 इज द नेट पोजीशन दैट यू हैव। यानी कि 400 करोड़ रुपीस तो आपको एज अ कैपिटल चार्ज मेंटेन करना ही होगा, एंड ये हो जाएगा नेट पोजीशन का जो कैपिटल चार्ज रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर सेकंड थिंग क्या है, वर्टिकल डिसअलाउंस, यानी कि कोई भी अगर सेम मैच्योरिटी वाले आपको दिख रहे हैं उनको कैंसिल आउट करके कितना और नेट बच रहा है वो हमें देखना है। तो सेम जो मैच्योरिटी वाले 2 ईयर इनको कैंसिल आउट करके कितना बच रहा है, 50, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी हम लिखते हैं तो ये एक मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट है, तो इस वजह से प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, वी विल जस्ट राइट द चार्ज। तो 50 जो है यहाँ पर है, तो ये 50 जितना भी वर्टिकल डिसअलाउंस है, जितना भी अमाउंट आ रहा है उसका 5% जो है कैपिटल चार्ज होता है। तो 50 का 5% जब हम निकालेंगे तो 2.50 करोड़ आएगा, ठीक है। दैट इज द वर्टिकल डिसअलाउंस। अब हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस क्या है, कितना कितना हमने अलग अलग जो ब्लॉक्स है उसमें एडजस्ट किया। तो ब्लॉक्स का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 ईयर वाला जो अमाउंट था वो 6 मंथ्स वाले के साथ एडजस्ट किया है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट जोन्स दिए हुए हैं सो एज टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस। अगर आप सेम जोन में एडजस्ट कर पा रहे हैं उस पूरे अमाउंट को, तो आपको 40% इंटू वॉट एवर एडजस्टमेंट करने के बाद अमाउंट निकल कर आ रहा है, बच रहा है, उससे मल्टीप्लाई करना होता है वॉट एवर एडजस्टमेंट आपने कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम जोन में अगर हम देखें, सबसे पहला यहाँ पर 2 ईयर्स जो है यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है -50 एडजस्ट तो हो रहा है, लेकिन अब इसे हम 2 ईयर्स वाला कहाँ पर आ रहा है, जोन 2 में, ठीक है। अब जोन 2 में जो ये आ रहा है इसे हम 50 जो एडजस्ट किया हुआ है इसे हम ले जाएंगे जोन 1 में, ले जाकर उसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ्स वाले के साथ हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो जब एक से दूसरे जोन में अगर हम जा रहे हैं तो 40% का कैपिटल चार्ज यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो 50 करोड़ को ले जाकर हमने 40% का इस पर जो है कैपिटल चार्ज वो लगा रखा है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो एडजस्ट करने के बाद 50 यहाँ से जो है गया, एंड +50 यहाँ पे जाकर 50 जो करोड़ है वो 40% का कैपिटल चार्जेस पर अट्रैक्ट हो रहा है। देन द अदर थिंग इज वी ऑल्सो हैव कि यहाँ से 6 मंथ वाले से निकलकर हम 5 ईयर्स वाले में जाकर उसे एडजस्ट कर रहे हैं। कितना एडजस्ट कर रहे हैं, जब हम -50 + 100 यानी कि +50 ये बचा, फिर +50 यहाँ पर गया तो -50 बचा। अब ये -50 को लेकर हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे 5 ईयर्स वाला। 5 ईयर्स वाला कहाँ पर है, जोन 3 में है, 3.6 के बाद से 20 ईयर्स तक का। तो वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम जोन 1 टू जोन 3। जब भी जोन 1 टू जोन 3 ट्रैवल करते हैं तो 100% अमाउंट जो है वो आपको मेंटेन करना होता है, वो आपको लेना पड़ता है, सो एज टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस। तो पहले कितना था, 50 इंटू 40% प्लस 50 इंटू 100%, एंड दिस गिव्स आउट, आपको जो अमाउंट यहाँ पर आ रहा है वो 472.50 करोड़ रुपीस आएगा, क्योंकि ये 20 होगा, ये 50 होगा, 70 करोड़, 2.50 एंड 400। तो इतना आपका जो है अमाउंट हो जाता है इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद। इसके साथ साथ अगर फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड का जो है, अगर यहाँ पर ये चीज़ें भी आ रही हैं तो 9% यहाँ पे, एंड इक्विटी अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जितना भी इसका आ रहा है उस पर 9% कैपिटल चार्ज लगेगा, वो सब ऐड होगा, ठीक है। सारा कुछ ऐड करने के बाद यू विल गेट द कैपिटल चार्ज। और ये कैपिटल चार्ज को अगर आप 0.09 से डिवाइड करोगे, आपको रिस्क वेटेड एसेट्स कितना है वो कैलकुलेट आप कर सकते हो, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कैपिटल चार्ज हियर। अब इससे रिलेटेड फॉरेन करेंसी के जो गाइडलाइंस है वो हम एक बार देख लेते हैं।
तो सेपरेट मेच्योरिटी लैडर्स शुड बी यूज्ड फॉर ईच करेंसी। कोई भी ऑफसेटिंग जो है फॉरेन डिफरेंट करेंसीज के बीच में नहीं किया जा सकता। करेंसीज इन विच बिजनेस इज इनसिग्निफिकेंट वेयर टर्नओवर इन द रिस्पेक्टिव करेंसी इज लेस देन 5% ऑफ ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट है तो उनके बीच में नेटिंग की जा सकती है, ये चीज़ कहा गया है। सेकेंड चीज़ क्या है, डेरिवेटिव जो है शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर रिस्क के बारे में बताया गया है। तो मेन थिंग है, अगर जो मेच्योरिटी हमने देखा था 200 टू ईयर्स वो आ जा रहा है, पर ऐसा रेयरली होता है, तो वो बेसिस रिस्क क्रिएट करता है। वर्टिकल डिसअलॉज में 5% मल्टीप्लाई करना होता है, हॉरिजॉन्टल 30 to 100% मल्टीप्लाई करना होता है। थर्ड थिंग इज देयर इज अ नोट, जहाँ पर हमने ये चीज़ें देख चुके हैं। शेयर्स में 9%, फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड में 9% जो है आपका कैपिटल चार्ज लगता है। ओके, so this was related to the market risk. Now let us answer this question. As a matter of prudence, it has been decided that scheduled commercial banks excluding local area banks and regional rural banks operating in India shall maintain minimum capital. ठीक है, minimum capital कितना maintain करना है CRAR वाला, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन। द 9% is something that they have to maintain. Then which of these is correct with respect to components of regulatory capital required to be maintained by banks in India under Basel Accord? Going concern capital, ये क्या है, losses without triggering bankruptcy absorb कर सकता है, yes. Gone concern capital bankruptcy के बाद ही absorb कर सकता है, yes, बैंक का। कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल ये 5.5% होना चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन बासेल अकॉर्ड्स, हम देख चुके हैं कि कैपिटल चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। बाकी चीज़ें हम देखेंगे राइट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। पिलर्स ऑफ बासेल, फर्स्ट पिलर हम देख चुके हैं कैपिटल रिलेटेड। सेकेंड पिलर है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, तो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस अलॉन्ग विद दैट सुपरविजन जो किया जाता है डिफरेंट बैंक्स पर, कि सुपरविजन किस चीज़ से रिलेटेड है। ये फर्स्ट जो टर्म है सुपरवाइजरी से हम पहले समझते हैं। सुपरविजन किस चीज़ से रिलेटेड है, आरबीआई या फिर इंटरनेशनली किया जाता है कि बैंक रिस्क को कैसे मैनेज कर रहा है, उसके सामने कैपिटल कितना कितना मेंटेन कर रहा है और ये एडिक्वेट है या नहीं, इस चीज़ को अच्छे से एसेस किया जाता है। तो रिस्क एसेस करना और उसके सामने कैपिटल को मेंटेन करने के जो प्रोसेसेस हैं, ये बैंक मोस्टली इंटरनली करता है। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस है इसका, और इस ही प्रोसेस को हम इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस ICAAP कहते हैं। तो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ICAAP विच द बैंक्स हैव टू डू ऑन देयर ओन, राइट। आई होप द एंटायर लिंक इज अंडरस्टूड हियर, एंड इन दो चीज़ों के बेसिस पर ही सेकेंड पिलर हमारा है। ठीक है, देयर इज नीड फॉर इंटरनल असेसमेंट और वो ICAAP के थ्रू होता है। एक्टिव डायलॉग बिटवीन RBI एंड बैंक्स होता है इसमें। एस्पेक्ट जो कंसिडर किए जाते हैं, जो भी रिस्क, अभी कई सारे रिस्क तो पिलर 1 में कवर हो गए हैं, बट हमने देखा कि 3 इंपॉर्टेंट रिस्क वहाँ पर थे। क्रेडिट हो गया, देन वी हैड द मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, ये मेन रिस्क थे जो वहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे थे। बट इन रिस्क के कैलकुलेशन के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी होती हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ दैट, ये रिस्क कैलकुलेट तो हो गए, बट इसके अलावा वी हैव वेरियस अदर रिस्क जो कि पिलर 1 में कवर नहीं किए गए हैं, तो उनको कैलकुलेट करना। कौन सी ये रिस्क हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंकिंग बुक रिलेटेड, क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, लिक्विडिटी, सेटलमेंट, रेप्यूटेशन, स्ट्रैटेजिक, ये सारे रिस्क तो कौन कैलकुलेट करेगा। तो इन रिस्क को भी कैलकुलेट करके उसके सामने कितना कितना कैपिटल मेंटेन करना है इस चीज़ से रिलेटेड, और कई फैक्टर्स है जो बैंक के कंट्रोल में नहीं है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देयर इज सम रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल जो मेंटेन करना है। रिस्क जो कवर किए गए हैं वो ओनली क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल है। अंडर एस्टिमेशन इन रिस्क, पहला तो अंडर एस्टिमेशन हो सकता है क्रेडिट रिस्क का, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क का। दूसरा, कई सारे रिस्क जो है कवर नहीं किए गए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ है कि इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, जो कि ये सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस कहता है कि अच्छे से अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए बैंक का। जो भी प्रॉब्लम्स है, लैक स्टैंडर्ड्स है, उन सभी को ओवरकम करने के लिए सुपरविजन की ज़रूरत है। कई सारे ऐसे बैंक के बिजनेस मॉडल्स है जिसमें ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि अगर आपका लोन है, ठीक है, लोन आपने किसी को दे रखा है बैंक ने, इस लोन को सिक्योरिटाइज कर देना। ठीक है, 100 रुपीज़ के लोन को 10 रुपीज़ के सिक्योरिटीज 10 लोगों को बेच दें, तो दैट इज समथिंग जहाँ पर आप लोन का अमाउंट आएगा, देन आप इनको पे करोगे। तो अगर नहीं आया तो आपका तो लॉस हुआ, ये 10 लोग का भी लॉस हुआ, तो दैट कैन हैपन। तो ये लार्ज, ये जो है कई सारे इंटरनेशनल क्राइसिस जो हुए थे, फॉर एग्जाम्पल 2008 का क्राइसिस हुआ था, बैंक क्राइसिस, उस फाइनेंशियल क्राइसिस उससे इसी चीज़ से रिलेटेड था।
ठीक है, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स को अच्छे से मेंटेन आपको मैनेज करना है। रिलायंस ऑफ इन्वेस्टर्स सोनली ऑन क्रेडिट रेटिंग ये देखा गया है, तो वो नहीं होना चाहिए, अपना खुद का कैलकुलेशन भी करना है। रैपिड इनोवेशन, इन्वेस्टर सेक्टर स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स हैं, लार्ज इन्वेस्टर्स को उनको जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए वैसा प्रोडक्ट बैंक सप्लाई कर रहे हैं, बट कई बार इसमें डिफ़ॉल्ट और लॉस का जो प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी हाई रहता है। तो दैट इज़ वाई दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। आरबीआई गाइडलाइंस का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो ये बेस्ड है ऑन पिलर 1, 2 एंड 3 जो बासिल का है। एज वी नो, पिलर 1 में कैपिटल रिलेटेड चीज़ें, पिलर 2 में सुपरवाइजरी रिव्यू रिलेटेड एंड पिलर 3 में डिस्क्लोजर रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट। अब इससे रिलेटेड बासिल ये कहता है कि सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस जो है इसमें बैंक्स के एंड जो सुपरवाइजर्स है, फॉर एग्जांपल हमारा सुपरवाइजर कौन होगा, आरबीआई, तो उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो 4 प्रिंसिपल्स में बताए गए हैं बासिल के द्वारा। प्रिंसिपल 1 एंड 3 जो है बैंक्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाते हैं, एंड प्रिंसिपल 2 एंड 4 जो है सुपरवाइजर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाते हैं। तो बैंक्स को क्या करना है, ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी को असेस करना है अपने, एंड ऑपरेट करना है अबव द मिनिमम रेगुलेटरी रेशियो रिक्वायरमेंट। तो जैसे 9% रेशियो आरबीआई ने कहा, तो बैंक खुद 10% मेंटेन करे, ऐसा कुछ। सुपरवाइजर को अच्छे से रिव्यू इवैल्यूएट करना है बैंक का जो इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस है, साथ के साथ अर्ली स्टेजेस में ही इंटरवीन करना है अगर कोई इश्यूज नज़र आ रहे हैं। साउंड रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक्टिव ओवरसाइट जो सुपरवाइजर से वो करे, अप्रोप्रिएट पॉलिसीज बैंक्स के हो, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मिटिगेशन सही हो, और इन्फॉर्मेशन सारा जो है अच्छे से फ्लो हो। रेगुलर इंडिपेंडेंट रिव्यू वैलिडेशन वगैरह करनी होगी, इंटरनल प्रोसेस आईसीएपी की जो हमने बात की। बैंक तो इंटरनली कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन आरबीआई हैज़ टू इंटरवीन एंड चेक कि ये सही है या नहीं, जो सोर्सेस ऑफ रिस्क को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर सही होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को अच्छे से रिव्यू करना चाहिए इस बेसिस पर कि वो रीजनेबल है, कैपिटल असेसमेंट प्रोसेस सही है, कंसंट्रेशन रिस्क ना हो, डेटा इनपुट सही है, अजम्पशन सिनेरियोस कैसे, स्ट्रेस टेस्टिंग, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, ये सब ठीक है। इसके साथ साथ गाइडलाइंस दिए गए हैं इस सारे रिव्यू प्रोसेस के अप्रोच के लिए। वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए प्रोसेस, हिस्टोरिकल डेटा जो है उस पर बेस्ड एंड बैक टेस्टिंग बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। बैक टेस्टिंग क्या होता है, मॉडल आपने डेवलप कर दिया, उसका कुछ जो है रिजल्ट्स आ रहा है, ये रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से मैच कर रहा है या नहीं वो देखना होगा, और ये हिस्टोरिकली ऐसा मॉडल के द्वारा जनरेट किए गए रिजल्ट्स हिस्टोरिकली जो एक्चुअल डेटा से मैच कर रहे हैं या नहीं वो हमें एसेस करके बैक टेस्टिंग करके उस मॉडल की ऑथेंटिसिटी को फाइनलाइज करना होगा। वैलिडेशन ऑफ द मॉडल इस बेसिस पर स्ट्रेस टेस्टिंग करना, मॉडल आउटपुट्स बैंक के जो स्ट्रैटेजी उससे लिंक्ड है या नहीं। ऑल ऑफ दीज आर अंडर द पिलर 2। नो पिलर 3 की अगर हम बात करें तो मार्केट डिसिप्लिन, जहाँ पर डिस्क्लोजर्स होने चाहिए सही तरीके से, और इनका एम क्या है, पिलर 1 एंड 2 को कॉम्प्लीमेंट करने का है। इसके साथ साथ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करना, एंड डिस्क्लोजर्स जो है बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसा चाहते हैं जिसको मैनेज करना, उस हिसाब से ये डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। कंपेरेबिलिटी को एनहांस करता है, अगर आपने डेटा अपना इन्फॉर्मेशन जो है सही से वेबसाइट पे और आरबीआई को प्रोवाइड कर दिया तो वो कंपेयर कर सकते हैं एंड देन आपको हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्लोजर जो ग्रुप एंटिटीज है उसका रिक्वायर्ड नहीं है, लेट्स से एसबीआई का जो कंपनीज है सब्सिडियरीज, उसके बारे में डिस्क्लोजर आपका रिक्वायर्ड नहीं है अनटिल एंड अनलेस एक्सप्लिसिटली पूछा गया हो। डिस्क्लोजर्स हाफ ईयरली बेसिस पर आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से होने चाहिए, बट देयर आर सर्टेन डिस्क्लोजर्स जो क्वार्टरली बेसिस पे करना है हर 3 महीने में, तो वो है कैपिटल एडिक्वेसी, क्रेडिट रिस्क जनरल डिस्क्लोजर्स, क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर्स फॉर पोर्टफोलियो सब्जेक्ट टू स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, ठीक है। ये तीनों को आपको डेफिनेटली क्वार्टरली बेसिस पे करना है। देन बैंक के वेबसाइट वगैरह पे होम पेज पर ये होना चाहिए लिंक इसका कि इजीली रीच कर पाए, एंड डेटा जो है 3 इयर्स का आर्काइव्ड होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू पिलर 3। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किए थे ऑलरेडी। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर एक्चुअली क्या होता है, ये जब भी किसी इकोनॉमी में क्या होता है, एक पीक आता है एंड फिर डाउनफॉल होता है, तो बैंक्स का भी पीक आता है। जब पीक आता है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तब आप जो भी कमा रहे हो उसे कैपिटल के फॉर्म में स्टोर कर लीजिए, थोड़ा उसका पार्ट। अब जब आपका डाउनफॉल होता है, यानी कि आप एक नेगेटिव सिचुएशन में चले जाते हो, लॉसेस हो रहे हैं, तो यू कैन यूज दिस कैपिटल इन दैट सिचुएशन। तो दैट इज व्हाट कैपिटल कंजर्वेशन बफर इज
कॉल्ड। इसी तरीके का काउंटर साइक्लिक कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी सिमिलर है, बट देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस जो हम आगे देखेंगे। व्हाट इज द नीड? बिल्ड अप कैपिटल नॉर्मल टाइम्स एंड डाउनफॉल होता है तो यू कैन यूज दैट कैपिटल। रिस्क क्या क्या इससे कवर हो रहे हैं? सिस्टमिक रिस्क जिससे, और आइडो सिंक्रेटिक रिस्क यानी कि एक पर्टिकुलर बैंक उससे रिलेटेड जो रिस्क है वो भी, एंड पूरे सिस्टम से रिलेटेड रिस्क भी कवर हो रहे हैं। आरबीआई से सुपरवाइज करता है कि कितना कितना मेंटेन कर रहे हैं और वो हो रहा है या नहीं। अगर आपने 100 रुपये मेंटेन किया है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, उसे यूज़ कर लिया तो उसे रिप्लेनिश करना भी ज़रूरी है। बेनिफिट्स क्या है? एडवर्स सिचुएशंस में आपको पैसे आपके पास अवेलेबल होते हैं, एंड 2.5% आपको जो है मेंटेन करना होता है ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के से रिलेटेड थोड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब तक आप ये मेंटेन नहीं करते, ठीक है, यानी कि आपको जो लोन्स देने हैं उस पर थोड़ा कंस्ट्रेंड रहना होगा, ठीक है। तो वो क्या है? जब तक आपका जो सीईटी टायर 1 और आपका जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स, इन दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ पे बताया गया है। तो सीईटी टायर 1 आपका 5.5 6.125 के आसपास ही है, तो आपका रिक्वायर्ड सीईटी पर आप पहुंचे नहीं हो, 8% रिक्वायर्ड है इंटरनेशनली, तो आपको जो है लोन्स वगैरह देना टोटली जो है बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है। देन अब जब आगे बढ़ गए तो 80% आप यूज़ कर सकते, 80% जो है आपको कंजर्व करना होगा। जो भी 2.5 का 80% है दैट यू हैव टू कंजर्व। देन 6.75 टू 7.35 तो 60%, 7.3 टू 8 40%, 8 0%, ठीक है। required to conserve 80% of its earnings in the subsequent financial year, ठीक है। पे आउट नो मोर देन 20% डिविडेंड्स, ठीक है। तो जो भी डिविडेंड्स देने हैं तो 20% डिविडेंड्स ही देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते अगर आप इस वाले बैंड में हो, सीईटी कैपिटल आप इतना ही मेंटेन कर पा रहे हो। ऐसे ही और भी डेट वाइज जो है यहाँ पर दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। अब नेक्स्ट है लिवरेज रेशियो। इसका मतलब क्या है? आप कैपिटल तो मेंटेन कर रहे हो बट आप लोन्स इतना ज़्यादा दे रहे हो, और ये लिवरेज रेशियो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है इस तरीके से। तो ऐसे में क्या होगा? एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट होगा, जो कि कैपिटल मेंटेनेंस कम है, राइट। सो दैट शुड नॉट हैपन। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, रिड्यूस करना है लिवरेज को। रिड्यूस रिस्क बेस्ड रिक्वायरमेंट एंड नॉन रिस्क बेस्ड बैकस्टॉप मेजर्स लाइक लिवरेज रेशियो को मेंटेन करने के लिए। कैपिटल मेजर बाय एक्सपोजर मेजर, दैट इज कॉल्ड द लिवरेज रेशियो, ठीक है। लोन्स कितना दे रहे हैं डिनोमिनेटर में आएगा, एंड आप उसके सामने कैपिटल कितना मेंटेन कर रहे हैं, दैट। फीचर्स क्या है? 4% है नॉर्मली डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए इंडिया में, 3.5% बाकियों के लिए मैंडेटेड है, बट इंडिया में मोस्ट ऑफ द बैंक्स 4.5% या उससे ज़्यादा मेंटेन करते हैं ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स या फिर इस लिवरेज रेशियो को। नेक्स्ट इज काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, सिमिलर टू कैपिटल कंजर्वेशन बफर। गुड टाइम्स में आप जो पैसा है वो कैपिटल मेंटेन करते हो, बैड टाइम्स में उसे यूज़ करते हो। अब यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें हैं कि आप जो गुड टाइम्स है वहाँ पर पैसा बचाने का काम करो, उसको बहुत ज़्यादा लेंडिंग यानी कि लोन्स वगैरह देने में बहुत ज़्यादा आप जो है कॉन्सेंट्रेट मत करो। फ्रेमवर्क यहाँ पर क्या है? ये जो कैपिटल है टायर 1 टाइप का ही होना चाहिए, यानी कि लिक्विडेशन से पहले जो कैपिटल, लिक्विड कैपिटल ज़्यादातर माना जाता है टायर 1 कैपिटल को, वही आपके पास होना चाहिए नेचर ऑफ दिस कैपिटल, जो कि काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर में मेंटेन करना है। अमाउंट क्या है? 0 to 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स आपको मेंटेन करना होता है। फ्रेमवर्क किस तरीके का है? ये कितना कितना आपको मेंटेन करना है, यहाँ पर तो हमने देखा टायर 1 कैपिटल के बेसिस पर आपको कैपिटल कंजर्वेशन बफर मेंटेन करना है, बट ये काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर आपको मेंटेन करना है बेस्ड अपॉन द क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, जो कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड हो। क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो यानी कि जीडीपी 100 है तो उसमें क्रेडिट कितना दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो 3 पार्ट्स, तो 3% इज द क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो। अब ये कई बार 15% तक जा सकता है। अगर नॉर्मली क्या होता है कंट्रीज में, ये काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर इंडिया में अभी भी उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, आरबीआई ने कंपलसरी नहीं कर रखा है। तो अगर कंट्री में 3% अमाउंट क्रेडिट यानी कि लोन्स दिया जा रहा है एंड 100 हमारा जीडीपी है, तो ये हो गया क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो। 3% है तो आपको कोई भी कैपिटल कंजर्वेशन काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर नहीं मेंटेन करना। 15% है तो 2.5% तक मेंटेन करना, तो इसके बीच में 0 to 2.5% आपको मेंटेन करना होता है। ओके, सो दिस थिंग डिपेंड्स अपॉन द नेशनल इनकम, ठीक है। सप्लीमेंट्री इंडिकेटर्स यहाँ पर और भी हैं जिन पर ये CCCB में डिपेंड करता है। इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 3 साल का देखना होगा, फिर इंडस्ट्री आउटलुक का असेसमेंट इंडेक्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वगैरह,
थ्रेशोल्ड यहाँ पर है 3 to 15 और इनका वेरिएशन कैसे है वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डी सिप्स के बारे में हम देख चुके हैं, SIFIs भी इन्हें कहा जाता है। तो इंटरनेशनली ये ऐसे बैंक्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं, टू बिग टू फेल, अगर वो फेल हुए तो इकोनॉमी फेल हो जाएगा, लार्ज एंड हाईली इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो 2010 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने रिकमेंड किया था कि ऐसे बैंक्स के लिए और भी कैपिटल मेंटेन करने से रिलेटेड सिस्टम लाना चाहिए। BCBS ने ग्लोबल जी सिप्स लेकर आए थे 2011 में और RBI डी सिप्स लेकर आ गया इंडिया के अंदर। इंडिकेटर्स क्या है, बहुत बड़ा साइज है लाइक SBI, इंटरकनेक्टेड है लाइक SBI, सब्सटैंशियली जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है या नहीं, यानी कि उस बैंक को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी और एंटिटी से, नहीं तो देन इट इज़ डीसिप। कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या है, रिलेटिव कंपोजिट सिस्टमिक इम्पोर्टेंस स्कोर जो है 5 बकेट्स दिया जाता है बैंक्स को और इन्हें 5 बकेट्स में क्लासीफाई किया जाता है, जो कि हम पिछले सेशंस में देख चुके हैं क्या है ये 5 बकेट्स। ठीक है, बैंक्स को कैसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है उनके जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है उसके बेसिस पर। फीचर्स क्या है, कट ऑफ स्कोर इनको मिलता है RBI कि इसके ऊपर अगर इनका साइज है, इंटरकनेक्टेडनेस है, देन दे विल बी डीसिप्स। ठीक है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, एडिशनल CET रिक्वायरमेंट है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा CET रिक्वायरमेंट है, ICICI एंड HDFC का कम है तो कम है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। रिस्क बेस्ड सुपरविजन इज द लास्ट थिंग हियर, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनी थी डॉक्टर KC चक्रवर्ती इनके नेतृत्व में। इस कमेटी ने कहा था कि सुपरविजन जो होना चाहिए वो रिस्क बेस्ड होना चाहिए, कि किस बैंक का कितना रिस्क है, किस सेक्टर में किस तरीके से, उस तरीके से होना चाहिए उनकी डीलिंग। ऑनसाइट ऑफसाइट सुपरविजन रेटिंग स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह उनकी होनी चाहिए। फीचर्स क्या है, सुपरवाइजरी अप्रोच यहाँ पर है, प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स। सुपरविजन कैसे कैसे करना है, डिपॉजिटर्स को तो प्रोटेक्ट करना है लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको देखनी है। ठीक है, इसके साथ साथ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट यहाँ पर बना दिया गया है रिस्क बेस्ड सुपरविजन से रिलेटेड, सुपरवाइजरी रिलेशनशिप मैनेजर, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन जो RBI का है उसमें। अब फाइनली सुपरवाइजरी जो मॉडल्स है, टूल्स है, वो ऑनसेट ऑफसेट दोनों सुपरविजन करेगा कि रिस्क किसका कितना है एंड उसके बेसिस पर क्या उन्हें करना है। सुपरवाइजरी प्रोसेस क्या क्या है, बैंक को अंडरस्टैंड करना, रिस्क एसेस करना, शेड्यूल प्लान करना सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ को, डिफाइनिंग एग्जामिनेशन एक्टिविटीज, इंस्पेक्शन प्रोसीजर, रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स जो भी है वो रिपोर्ट करना एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। फाइनली सुपरवाइजरी रेटिंग जो यहाँ पर है वो अलग अलग बैंक्स को दी जाती है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने नहीं किया। तो ग्रेड्स क्या है यहाँ पर, गुड A ग्रेड होगा, सेटिस्फैक्ट्री B ग्रेड बैंक को दिया जाएगा, C ग्रेड अनसेटिस्फैक्ट्री, पुअर इज D एंड वेरी पुअर इज E। गवर्नेंस यहाँ पर जो है गवर्नेंस रिलेटेड चीज़ों को देखा जाता है बैंक्स का, दैट इज कॉम्पिटेंस, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज कैसे बैंक्स लेकर आ रहा है, इंटरनल कंट्रोल ऑडिट कैसा है, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, पॉलिसी ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक डिस्क्लोजर रिलेटेड एंड सेग्रीगेशन, किस तरीके से चेयरमैन CEO के पोस्ट को सेग्रीगेट किया गया, राइट। So all of these things are related to this chapter. Now let us answer this question. The number of buckets into which banks are classified for the purposes of designation as domestic systematically important banks are. ठीक है, तो the answer is 5B. Which among the following statement is correct with respect to risk-based supervision? Supervision rating framework measures the performance. Actually, सुपरवाइजरी जो रेटिंग फ्रेमवर्क है वो परफॉर्मेंस नहीं, बैंक्स का रिस्क रिलेटेड जो मैनेजमेंट है उससे एसेस करता है। ठीक है, बैंक का परफॉर्मेंस ओवरऑल नहीं मेजर करता। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बैंक्स हैड टू एंश्योर दैट देयर इज सेग्रीगेशन बिटवीन द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड CEO. यस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI इज नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर इंटरेस्ट बट ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये हम देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। 2 and 3 ओनली, B विल बी द राइट आंसर हियर। थैंक यू।